आवाज आ रही है? जी जी सर, गुड मॉर्निंग सर। शुरू करें? जी सर। ओके। लास्ट में हमने जो है देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस किया था। देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्थ ये लंदन के ग्रीनविच से होकर जो देशांतर रेखा गुजरती है, यानी नॉर्थ पोल से अगर खींचते हुए आए और वो रेखा अगर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होते हुए गुजर रही है, उसी रेखा को जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया है। इसके पूरब में जितनी देशांतर रेखाएं हैं उनको पूर्वी देशांतर, और इसके पश्चिम में जितनी देशांतर रेखाएं हैं उनको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। यहीं से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते इसके जस्ट पीछे जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो 0 डिग्री से 1 2 3 ऐसे करते करते जाएंगे तो ठीक इसके पीछे वाली जो रेखा आएगी वहां पहुंचेंगे, वो 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी। इसी तरीके से यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे तो उसी रेखा पे पहुंचेंगे और वो 180 डिग्री देशांतर रेखा। 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे करते करते 180 पे पहुंचेंगे। इधर से भी दूसरे साइड से भी 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 180 पे। तो इधर की रेखाओं को कहा जाता है पूर्वी देशांतर रेखाएं। ये जितनी रेखाएं खींची जाएंगी ये सब पूर्वी देशांतर रेखाएं, और सबका मान इसके हिसाब से 1 2 3, अगर मान लीजिए कि ये 60 है, यहाँ आ रहा है तो ये 60 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। इसी तरीके से आगे क्रमशः बढ़ते जाएंगे और ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब अगर ऐसे कहें तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर से जाएंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो एक ही रेखा है, क्योंकि ये 180 डिग्री चाहे पूर्वी देशांतर कहिए या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहिए, ये एक ही रेखा होने के कारण इसके साथ पूर्वी या पश्चिमी शब्द नहीं लगाते हैं। जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर 0 डिग्री पूर्वी या 0 डिग्री पश्चिमी नहीं कहते हैं, वैसे 180 डिग्री रेखा को न तो पूर्वी देशांतर कहते हैं न पश्चिमी देशांतर। वो एक ही रेखा है, चाहे आप पूर्व साइड से घूमते हुए जाइए और चाहे आप जो है पश्चिम साइड से घूमते हुए जाइए। तो ये क्लियर हो गया कि ये इधर की रेखाओं को ये पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर रेखाएं, और इधर की जो रेखाएं हैं इस 0 डिग्री से पश्चिम की ओर, ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ये इधर, अब ये इसका मान क्या है, इस हिसाब से जो है जो स्थान है या जो भी चीजें जो अगर देशांतर रेखा से उसका कुछ संबंध है, देशांतर रेखा के संदर्भ में बताना है, तो उस हिसाब से मान के साथ अगर 82 डिग्री पे है तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ है, तो ठीक है। और इसके पश्चिम में है तो इसको जो है जो भी मान होगा 37 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 38 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इस तरीके से जो है ये देशांतर रेखाओं का मान बताते हैं, यानी उसके साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि हर देशांतर रेखा जोड़े में है। जोड़े में का मतलब ये नहीं कि इसके जस्ट पीछे वाली वही रेखा है। जस्ट पीछे वाला भी कहा हम बता रहे हैं अभी, वो उसको एंटी मेरिडियन कहा जाता है, जस्ट पीछे वाली रेखा को। और उसका भी कभी कभी हो सकता है कि उसको भी पूछ दे कि जैसे एक चीज आप जान गए, जो एंटी मेरिडियन कर रहे हैं उसको बस ऐसे आप समझ लीजिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, इसके जस्ट पीछे वाली जो रेखा होगी 180 डिग्री
देशांतर रेखा होगी। जैसे ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके जस्ट पीछे जब आएंगे इस साइड में, तो यहाँ पर जो रेखा उत्तरी ध्रुव के दूसरे साइड से होगी, ये जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा का एंटी मेरिडियन अगर पूछ दे तो एंटी मेरिडियन जो है ये 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपसे दूसरी देशांतर रेखाएं पूछ दे, ठीक है, मान लीजिए कि आपसे पूछ दे कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का एंटी मेरिडियन कौन सा होगा, या प्रति देशांतर रेखा कौन सी होगी, प्रति देशांतर रेखा। तो यहाँ पर 10 डिग्री है, इसके जस्ट पीछे कौन सी रेखा होगी, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं एक अन्य देशांतर रेखा के साथ मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं। जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा 180 डिग्री के साथ एक पूर्ण वृत्त बनाती है, वैसे ही हर देशांतर रेखा एक अन्य देशांतर रेखा के साथ मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है। तो आधी रेखा तो यहाँ आपको सामने दिख रही है, इसके जस्ट पीछे वाली रेखा, इसी को जो पूर्ण वृत्त बनाती है, वो रेखा कौन सी है, यानी उसका मान क्या है। तो ये निकालना आसान है बहुत। जितने डिग्री 0 डिग्री से जितने डिग्री इधर आप आए हैं, मैंने कहा 10 डिग्री, तो 10 डिग्री देशांतर रेखा पे आप आए हैं और उधर 180 था, तो ऐसे ही तो होगा भाई। हम 0 डिग्री ये मान लीजिए है, 0 डिग्री से इधर इतना आए, तो इसके जस्ट पीछे क्या है, 180 डिग्री से उतना ही इधर आ जाइए। तो 180 170 ये जो रेखा हो जाएगी, ठीक है। 10 डिग्री ये, तो 10 डिग्री इधर भी आ जाइए। तो जस्ट 180 में से अगर घटा देंगे और वहां मान में दिशा का अंतर हो जाएगा। अगर पूछ रहा है 10 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का एंटी मेरिडियन या प्रति देशांतर रेखा कौन सी होगी, तो वो जो है हो जाएगी 180 में से घटाइए पहले 10, और 180 में से 10 घटाएंगे 170 होगा। वो 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। बस ये दिशा का वो जो है उल्टा हो जाएगा। यहाँ अगर पूर्वी देशांतर पूछ रहा है तो वहां दूसरे साइड में पश्चिमी देशांतर, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि ये प्रति देशांतर अगर कभी पूछ देता है तो इसको याद रखिएगा, बस 180 में से घटाना है। जितना आप पूछ रहा है, जो भी देशांतर रेखा पूर्वी करके पूछ रहा है, अगर 37 डिग्री पूछ रहा है तो 180 में से 37 घटाइए, जो मान आएगा वही इसका प्रति देशांतर होगा, यानी ठीक विपरीत वाली देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया, इसको दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज, अब इन देशांतर रेखाओं की विशेषता क्या है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। ये सब बराबर होगा, खींचने में थोड़ा सा जो है चूंकि हाथ से ही खींचा गया है तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, जैसे आप अक्षांश रेखाओं में देखे थे कि 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होगी, और कितनी होगी, वो होता है 111.32 किलोमीटर। आप थोड़ा सा पीछे रिकॉल कीजिएगा तो देखिए कि मैंने बताया था कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर, और ये क्या है 111.32 किलोमीटर। ये ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है कि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, इस कारण से 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है, और 2 देशांतर रेखाओं की, चूंकि यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो इस कारण से हल्का सा जो है ये दूरी बढ़ जाती है। तो ये होती है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और इसको कहा जाता है गोरे। ये एक शब्द याद रखें कि 2
क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे, और इसका मान क्या होता है 111.32 किलोमीटर, ये मान होता है। और ये दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। ये दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। मतलब क्या हुआ कि चाहे आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाइए, चाहे आप दक्षिणी ध्रुव की ओर जाइए, क्रमशः इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। ये फिगर से भी देखने से एकदम क्लियर हो जाता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। और ध्रुवों पर पहुंचकर शून्य हो जाती है। इन दोनों के बीच की दूरी ध्रुवों पर पहुंचकर शून्य हो जाती है। ठीक नॉर्थ पोल पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य है, साउथ पोल पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य है। ठीक, ये चीज। अब इससे बाय द वे कभी क्वेश्चन पूछ दे या जो भी है जान जाइए, जिस भी तरीके से बना के क्वेश्चन पूछे कि जो भी देश ध्रुवों के जितना करीब होंगे, देश अगर ध्रुवों के जितना करीब होंगे, उनका देशांतरीय विस्तार अधिक होगा। ठीक है, आप देखिए सेम क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल यहाँ पर किसी देश का ये है, अब इतना ही बड़ा, मतलब एक मान के चलिए कि दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं। आप देखिए यहाँ पर देशांतरी विस्तार देखिए, यहाँ पर देशांतरी विस्तार देखिए, देशांतरी विस्तार जो है ये अधिक होगा, क्योंकि यहाँ देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम है। ठीक है, समान क्षेत्रफल वाले देशों के बीच की दूरी उनके ध्रुवों के नजदीक या विषुवत रेखा के नजदीक होने पर चेंज हो जाती है। तो सिर्फ क्षेत्रफल के आधार पे हम देशांतरीय विस्तार का वो नहीं कर सकते, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि वह देश ध्रुवों के कितने निकट स्थित है, वह ध्रुवों के निकट स्थित है या विषुवत रेखा के निकट। आप देखिए कि रसिया बहुत कुछ जो है थोड़ा ध्रुवों की ओर ज्यादा वो उसका भाग है, एकदम ध्रुव तो नहीं कहेंगे लेकिन ध्रुवों की ओर है, उसका साइबेरिया वाला पोर्शन तो एकदम ध्रुवों की ओर, उत्तरी ध्रुव के आसपास है। ठीक है, तो रसिया का देशांतरीय विस्तार इतना अधिक है कि वहां जो है उसके एक छोर पर अगर मध्य रात्रि होती है तो दूसरे छोर पर दोपहर या दिन की स्थिति बनी रहती है। देशांतरीय विस्तार इतना अधिक है, हालांकि उसका क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है। अगर वो विषुवत रेखा के इर्द गिर्द होता तो ठीक है कि अंतर तो होता है, क्योंकि क्षेत्रफल उसका बहुत बड़ा है, अंतर बहुत ज्यादा होता, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा देशांतरीय विस्तार नहीं होता, इतने ज्यादा देशांतर उस देश से होकर नहीं गुजरते अगर वो विषुवत रेखा के आसपास होता। ठीक है, तो ये एक चीज दिमाग में रखिएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन अगर बना के पूछ देता है। एक तो सामान्य रूप से पूछता है कि 4 स्टेटमेंट दे दिया, छोटे मोटे एग्जाम्स में ज्यादा पूछता है, एक जगह कहीं पूछा भी है, सीटेट या कहीं पूछा है कि निम्न में से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच संबंध में क्या सही है। ठीक है, तो उसमें दिया था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूरी पृथ्वी पर एक समान होती है। ठीक है, दूसरा दो देशांतर रेखाओं की लंबाई पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं है, इस तरीके से। और एक ऑप्शन दिया था कि देशांतर रेखाओं की लंबाई पूरी पृथ्वी पर एक समान है, एक और कोई ऑप्शन दिया था। तो देशांतर रेखाओं की अगर लंबाई की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर एक समान होगी, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है, विषुवत रेखा पे सबसे अधिक और ध्रुवों पर सबसे कम। इतना क्लियर है? तो ये चीज एक दिमाग में रखिएगा। समय निर्धारण के बारे में भी मैंने बता दिया था। समय निर्धारण जो है, प्रत्येक देश अपना एक अपने देश से गुजरने वाली किसी एक रेखा को, सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर उस देश का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक नहीं है तो एक ही रेखा को जो है वो
अपने देश की मानक समय देशांतर रेखा घोषित कर देता है। मानक समय देशांतर रेखा घोषित करने का मतलब ये हुआ कि उस देश से उस देशांतर रेखा पर जो समय हो रहा होगा वही समय वो पूरे देश के लिए घोषित कर दिया, यानी उस देश की सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा वो घोषित कर दिया जाता है। और चाहे उसका देशांतरी विस्तार कुछ भी हो, वो सभी उस देश के निवासी जो है, चाहे किसी भी क्षेत्र में स्थित हो, चाहे एकदम पूर्वी छोर पे हो, चाहे एकदम पश्चिमी क्षेत्र छोर पे हो उस देश के, वो वही समय अपनी घड़ी में सेट कर लेते हैं। इससे जो है प्रशासनिक और कई क्रियाकलापों में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर उस देश का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि इतना ज्यादा अंतर हो जाएगा समय का। अभी हम भारत के संदर्भ में बताएंगे तो वहां पर क्या किया जाता है उन देशों में, जैसे रूस हुआ, कनाडा हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, ये सब बहुत बड़े देश हैं। चाइना हुआ, बहुत बड़े देश हैं, देशांतरीय विस्तार इनका अधिक है। इस कारण से ये क्या करते हैं कि एक ही रेखा को मानक समय देशांतर रेखा नहीं घोषित करते हैं, एक से अधिक रेखाओं को मानक समय देशांतर रेखा घोषित करते हैं। रूस ने सबसे अधिक जो है संभवतः 9 रेखाओं को जो है मानक समय देशांतर रेखा घोषित किया है। और उस हिसाब से उन्होंने क्या किया है, अपने पूरे देश को टाइम के हिसाब से जोन में बांट दिया है। ठीक है, वहां शिक्षा का चूंकि अधिक प्रसार है, इस कारण से जो है सभी लोग शिक्षित हैं, लगभग सभी लोग, तो इस कारण से वहां पर बहुत दिक्कत नहीं हो पाती। लेकिन जहां पर शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रसार नहीं है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहां पर क्या होगा, लोग जो है टाइम एडजस्ट करना नहीं जाने। वहां पर घड़ियां, जो वो देश हैं वहां पर घड़ियां भी अलग अलग, जैसे आप देखते हैं आजकल नई नई घड़ियां आ गई हैं जिनमें किस देश में क्या समय हो रहा है, जो मुख्य मुख्य देश हैं उन देशों का समय बताता है कि लंदन में ये समय हो रहा है और वाशिंगटन में ये समय हो रहा है, जो भी है। उसी तरीके से वो उस तरह की घड़ियां ही वहां चलती हैं रसिया, कनाडा, यूएसए आदि देशों में, जो हर जोन का समय बता देती है, उस जोन में ये समय होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो डीलिंग करता है, चाहे प्रशासनिक कोई अपना कार्य करता है, तो वो उस हिसाब से जो है कार्य करता है कि वहां पर ऑफिस अभी खुला होगा कि नहीं, वहां पर क्या समय हो रहा है, और टाइमिंग उनको मालूम रहती है। तो इस तरीके से वो लोग सेट कर लेते हैं। इंडिया में भी ये मांग चली थी। अभी आप जानते ही हैं कि इंडिया में एक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, जिसके अनुसार पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है। लेकिन मांग ऐसी बीच बीच में कभी कभी उठती रहती है कि मानक समय देशांतर रेखा 2 कर दिया जाए। लेकिन अभी चूंकि और भी कुछ कारण होंगे, शिक्षा का भी जो है भारत में बहुत प्रसार नहीं है, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि 2 जोन बना दिए जाएंगे, तो एक जोन के लोग जो है दूसरे जोन में क्या समय हो रहा है, उस हिसाब से सारी घड़ियां ऐसे ही वो किया जाए और उनको पर्याप्त रूप से शिक्षित किया जाए उस संबंध में, तब जाके वो लोग समझ पाएंगे। तो अगर कभी प्रशासनिक दिक्कत ऐसी हुई तो किया जाएगा। दूसरी चीज कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या कि सूर्योदय का समय अगर ऐसे पूछ दे कि स्थान ए 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, स्थान बी 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यदि स्थान ए पर इतने बजे सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय होता है, तो स्थान बी पर कितने बजे सूर्योदय होगा। ठीक, इस तरीके से पूछ देते हैं, क्योंकि समय तो नहीं पूछेगा। समय इसलिए नहीं पूछेगा क्यों कि हर देश ने अपना जो है एक मानक समय देशांतर है, ये नहीं कि हर देशांतर के हिसाब से समय निर्धारित, उसने एक मानक समय देशांतर। ए और बी के बीच समय सिर्फ देशांतर रेखा के आधार पर नहीं तय होगा, उस देश की मानक समय जो देशांतर रेखा है उस हिसाब से। लेकिन हाँ, सूर्योदय के समय में अंतर हो जाएगा। अभी हम भारत वाले पे आ रहे हैं, तो वहां पे
तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सूर्योदय के समय निकालने के लिए आप बस ये जानिए कि अगर दोनों स्थान पूर्वी देशांतर में स्थित हैं, तो जिस स्थान का देशांतर मान अधिक है, दोनों स्थानों का मान दिया हुआ है, ए का मान लीजिए 75 दिया था, स्थान बी का देशांतर मान जो है 75 डिग्री पूर्वी और स्थान बी का देशांतर मान 25 डिग्री पूर्वी। ठीक है, तो जिस स्थान का देशांतर मान अधिक है, 25 और 75 में 75 अधिक है, वहां पर सूर्योदय पहले होगा। पहली चीज तो ये क्लियर। अगर पूर्वी देशांतर में है तो दोनों स्थान अगर पूर्वी देशांतर में है तो वहां पर सूर्योदय पहले होगा, और कितना समय पहले होगा या इसके कितनी देर बाद बी पर सूर्योदय होगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस पहले निकाल लेंगे। 50 आ जाएगा, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, तो 50 देशांतर घूमने में कितना समय लेगी, तो 200 आ जाएगा। ये 200 मिनट आएगा, 200 मिनट। इसको अगर घंटे में आप बदलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 200 में 60 का भाग दीजिए, तो ये 180, 3 घंटा 20 मिनट। मैंने आपको बताया था कि जब समय का वो करना हो तो दशमलव में मत निकालिएगा, जितनी बार में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है वो घंटा हो जाएगा, और जितनी बार जितना शेष बच रहा है वो मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकला कि स्थान ए पर पहले सूर्योदय होगा और उसके 3 घंटा 20 मिनट बाद स्थान बी पर सूर्योदय हो। तो सूर्योदय के समय में अंतर क्या है, 3 घंटा 20 मिनट। किस स्थान पर पहले सूर्योदय होगा, ए पर, और किस स्थान पर सूर्योदय बाद में होगा, स्थान बी पर। ये तब है, पहले कंडीशन मैंने बता दी थी, ये तब है जब दोनों स्थान पूर्वी देशांतर। अगर दोनों स्थान पश्चिमी देशांतर में हो, ये पूर्वी हटा के हम पश्चिमी कर दे रहे हैं, तो बस बाकी सारा कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। अगर दोनों स्थान पश्चिमी देशांतर में होंगे तो चेंज क्या होगा कि जिस स्थान का देशांतर मान कम है, जिस स्थान का देशांतर मान कम है वहां पर सूर्योदय पहले होगा, और जिस स्थान का देशांतर मान अधिक है वहां पर सूर्योदय बाद में होगा। बस यही अंतर होगा, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा। ठीक, ये दूसरा हो गया। और तीसरी चीज क्या आती है कि अगर एक स्थान पूर्वी देशांतर में है, एक स्थान पश्चिमी देशांतर में है, तो ऐसी स्थिति में पहली चीज तो जान जाइए कि जो भी स्थान पूर्वी देशांतर में होगा, क्योंकि पृथ्वी आपकी ऐसे घूम रही है, सूर्योदय पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ऐसे क्रमशः सूर्य स्थित है। अगर आप सूर्य हैं, इसको आप देखिए तो सूर्योदय ऐसे घूमती जाएगी, पहले यहाँ सूर्योदय, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, क्रमशः ऐसे सूर्य चमकता जाएगा। ठीक, तो ये अगर पूर्वी देशांतर में स्थान स्थित है तो यहाँ पर सूर्योदय पहले होगा, जो भी स्थान स्थित है। जो पश्चिमी देशांतर में स्थान स्थित है वहां पर सूर्योदय बाद में होगा। ठीक, ये चीज हो गई क्लियर। अब कितने समय बाद होगा, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो क्या कि पहले आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे, दोनों का अंतर निकालते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। 100, 400, 400, ये आ जाएगा 360, और ये बच जाएगा 40। 6 घंटा 40 मिनट बाद दूसरे स्थान पर सूर्योदय होगा, यानी जो पश्चिमी देशांतर वाला स्थान है वहां पर सूर्योदय बाद में होगा, और कितने देर बाद होगा, 6 घंटे 40 मिनट बाद होगा। ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद अब आ जाते हैं एक है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।
देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही माना गया था। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानना चाहिए था, उसी के सहारे ये खींची ही गई थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों? क्योंकि यहीं से फिर सूर्योदय से नया दिन शुरू होता है। मध्यरात्रि हुआ, मध्यरात्रि के बाद जो सूर्य जो है थोड़ी सी पृथ्वी इधर घूमी, तो उसके बाद ये इस तरीके से क्रमशः शुरू, यहाँ से अब पूर्वी देशांतर शुरू होगा। यही है, मान लीजिए ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से इधर तो पश्चिमी देशांतर है, इधर से घूमते हुए गए थे, ठीक है। पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर, ऐसे पृथ्वी घूम रही है। तो यहाँ पर जब मध्य रात्रि होगा, इसके बाद जो है पुनः 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करते करते ये इसी साइड में पहले सूर्योदय भी होगा, ठीक है। तो इसी को यहीं से चूंकि नया दिन शुरू होता है, इस कारण से इसको जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दिया गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई? सीधी सीधी ये रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, एक 180 डिग्री देशांतर रेखा कुछ स्थल खंडों से होकर गुजरती है, जो किसी न किसी देश के भाग है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रसिया का कुछ भाग ऐसे, इधर यहाँ बेरिंग सागर है और यहाँ अलास्का है यूएसए का, और यहाँ जो है रसिया है, ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ ये कि अगर इसी रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया जाएगा, तो एक ही देश में 2 दिन हो जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर सोमवार है, तो यहाँ पर अभी रविवार ही रहेगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ पर अभी रविवार ही रहेगा और यहाँ पर जो है सोमवार हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस कारण से कहा गया कि एक ही देश में 2 दिन ना होने पाए, इस कारण से इस रेखा को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ जब आए तो कुछ देश ऐसे थे जो इधर किसी देश के भाग थे, तो इस कारण से इस रेखा को फिर इधर भी लाया गया। अब ये देखिए, रेखा ऐसे हो गई, ऐसे होके ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे, फिर जब नीचे आते हैं और दक्षिण में, तो नीचे आकर कुछ द्वीप थे जो इधर के देशों के भाग थे, इस कारण से यहाँ पर फिर जो है रेखा को थोड़ा सा विचलित किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 3 जगह से विचलित हुई है, ये ध्यान रखिएगा। पूछेगा अगर कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींची गई है, वह कितने स्थानों से विचलित हुई है? तो विचलित ये जो है 3 स्थानों से हुई है, लेकिन मोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। मोड़ तो यहाँ एक बार यहाँ मोड़ पड़ा, फिर ये एक बार यहाँ मोड़ पड़ा, सीधी आई, फिर यहाँ मोड़ पड़ा, फिर यहाँ आई, फिर मोड़ पड़ा, फिर ऐसे आप देखिए कई मोड़ हो जा रहे हैं। लेकिन विचलन का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, इस लाइन से कितनी बार ये जो है विचलित हो रही है। तो आप देखिए, एक बार यहाँ विचलित हो रही है, फिर इस लाइन पे आ जा रही है, फिर एक बार इधर विचलित हो रही है, फिर इस लाइन पे आ जा रही है, फिर एक बार इधर विचलित है। 3 जगह जो है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा विचलित हुई है। ये आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि इस पर एक क्वेश्चन पूछता है कि एक यहाँ पर बता दे रहे हैं फैक्ट, जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछे। अगर कोई व्यक्ति पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर में जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, तो इसकी दिशा क्या है? पूरब की ओर है ना भाई। मान लीजिए कि
अगर इधर की ओर आप बढ़ते जा रहे हैं तो ये किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ग्लोब पर अगर आप बताएंगे तो ये पूरब दिशा में आप बढ़ रहे हैं। आगे आपका 180 डिग्री देशांतर आ गया। इस 180 देशांतर को जब आप पार करते हैं तो मुख तो आपका पूरब की हो रही है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब साइड, पश्चिम साइड से पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन का लाभ होगा, एक दिन का लाभ। अभी हम समझा रहे हैं। एक दिन का लाभ होगा। कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पर सुबह के 5 या 6 बज गए, रात्रि मध्यरात्रि में ही एक दिन, अगला दिन चेंज हो गया था। संडे था, संडे से मंडे हो गया, ठीक है। सुबह के 6 बज गए, उसी समय कोई व्यक्ति जलयान या यहीं आसपास में है, जलयान या वायुयान से इस रेखा को पार कर लेता है। तो अभी इस साइड में तो अभी वही है, इस साइड में जब रेखा को पार कर लेता है तो अभी पिछला ही दिन यहाँ चल रहा है। पृथ्वी ऐसे अगर घूम रही है, फिर से हम आपको जरा उस पे देखिए, ग्लोब पे। यहाँ पर दिन हुआ, पहले ये इधर था, जो ये मध्य रात्रि यहाँ हुआ, ऐसे ही पृथ्वी घूम रही है तो यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया। अब मंडे, फिर यहाँ मंडे होगा, फिर यहाँ मंडे होगा, फिर यहाँ मंडे होगा, फिर यहाँ मंडे होगा, ऐसे घूमते घूमते सबसे लास्ट में जाके यहाँ पर फिर मंडे होगा, यानी नेक्स्ट डेट जो है चेंज होगी यहाँ पर, ठीक। तो अभी पृथ्वी को पूरे 24 घंटे घूमने हैं यहाँ, फिर यहाँ वाले स्थान पे मंडे होने के लिए। यहाँ पर मंडे हो चुका है, यहाँ पर मंडे संडे से मंडे चेंज होने के लिए अभी 24 घंटे घूमने, और ये जो है 15 मिनट में ही या आधे घंटे में ही, जैसे ही वायुयान या जलयान से यहाँ से इधर चला जाता है। तो यहाँ मंडे में इसने जो है 6 घंटे बिता लिया। जब ये इधर चला गया आधे घंटे में, मान लीजिए 6:30 बजे बज गया, तो अब 6:30 बजे से लेकर पूरा वो संडे में, एक बार संडे में यहाँ बिता चुका था, फिर इधर जाया, फिर जो है जाके फिर जो है वो संडे में बिता रहा है, तो एक दिन का उसको लाभ ही तो है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर होती है। संडे से ये मंडे सॉरी मंडे से ये संडे में चला जाता है, अगर तुरंत ये चला जाता है। और इसका ठीक उल्टा भी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ आता है, ऐसी स्थिति में इसको एक दिन की हानि होगी। मान लीजिए रात्रि को आता है 11 बजे, यहाँ से यहाँ चला आता है, तो यहाँ पर तो अब अगले दिन में आधे घंटे ही बचे हैं भाई। 11 बजे जा रहा है, 11:30 बजे यहाँ पहुंच रहा है, आधे घंटे बचे हैं, अगले दिन का आधे घंटे ही बस मिलेगा, तो यानी लगभग एक दिन का इसको हानि होगा। तो बस क्वेश्चन ऐसे अगर पूछता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूरब की ओर जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे होगा ऑप्शन, एक दिन का लाभ होगा, एक दिन की हानि होगी, 2 दिन का लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, तो कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूरब की ओर दिशा में जाता है वो, यानी पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर, दोनों चीज में थोड़ा सा अंतर कीजिएगा। इसका इधर देशांतर पूर्वी है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर में हो रहा है, लेकिन जब आप दिशा की बात कर, हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में हुआ था पहली बार, और ये रेखा 3 स्थानों से 180 डिग्री देशांतर के सापेक्ष 3 स्थानों से विचलित होती है। और दूसरी चीज कि अगर इस रेखा के पश्चिम से पूरब की ओर जाया जाए, इस रेखा को क्रॉस किया जाए तो एक दिन का लाभ होता है, और अगर पूरब से पश्चिम की ओर जाया जाए तो एक दिन की हानि होती है।
ये अंतरराष्ट्रीय तीस रेखा के बारे में कम से कम इतने क्वेश्चन पूछते हैं, इसको दिमाग में रखें। इसके बाद एक खाका हम इस तरीके से खींच दिए हैं भारत के मैप का। इसमें यह समझाने के लिए कि भारत का अगर देशांतरी विस्तार देखिएगा, यानी इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे पूर्वी बिंदु है, तो इन दोनों के बीच देशांतर जो है लगभग 29 डिग्री कुछ मिनट का अंतर है। ये 97 डिग्री कुछ मिनट है, एग्जैक्ट याद नहीं रहा, 97 डिग्री कुछ मिनट कम मिनट, और ये 68 डिग्री कुछ मिनट करके है। ठीक, तो लगभग 29 डिग्री का ये अंतर है, जिसको राउंड फिगर में अगर कर लिया जाए तो 30 डिग्री कर लिया जाए। ठीक, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी एक देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, और अगर ये 30 देशांतर घूमे तो कितना समय लेगी? तो 30 में 4 का गुणा कीजिए, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सूर्योदय यहाँ पर होता है उसके 2 घंटे बाद यहाँ गुजरात में सूर्योदय होता है। जब यहाँ पर सूर्योदय होता है उसके 2 घंटे बाद यहाँ पर सूर्योदय होता है। आप सोचिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये तो सुबह उठ गए, ठीक है, अगर लोकल अपने अपने हिसाब से सूर्योदय के हिसाब से लोग समय निर्धारित करें अपना अपना, तो ऐसी स्थिति में आसपास के देशांतरों में तो बहुत ज्यादा 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इस तरीके का अंतर होगा, वहां तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो इतनी दूरी है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि ये तैयार होके और 9 बजे 10 बजे जो भी है ऑफिस चले जाएंगे, और ऑफिस जाके इनको जो है यही समझेंगे कि ये जो गुजरात वाले हैं ये भी ऑफिस में है, इनसे उनको फोन करेंगे किसी काम के लिए, तो होगा क्या कि ये तो अभी जो है तैयार हो रहे हैं अभी जाने के लिए ऑफिस, या अभी तैयार भी नहीं हुए हैं, अभी वैसे ही जो है उठ के चाय वाय पी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होगी। ये ऑफिस पहुंच गए, फिर शाम को क्या होगा? ये अभी बैठे हुए हैं ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, ये बंद करके चले गए। ठीक है, तो अगर स्थानीय समय के अनुसार इस तरीके से हर देशांतर के हिसाब से लोग अपना अपना सूर्योदय के अनुसार, अगर मान लीजिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सूर्योदय के बाद क्या, एक तो होता है समय के हिसाब से काम करना, हमें विद्यालय जाना है या फिर ऑफिस जाना है या कहीं जाना है, तो एक तो होता है कि हम टाइम देखते हैं, इतने बजे है, इतने बजे पहुंचना है। और कुछ लोग किस तरीके से कार्य करते हैं, बस पहले जैसे होता था, इतना हो गया, इतना समय हो गया, धूप निकल आई, अरे तेज हो रही है धूप, चला जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से जो दैनिक क्रियाकलाप है आदमी सूर्योदय के हिसाब से करता है। जब सूर्योदय, बहुत लोग सूर्योदय होते होते उठना ज्यादा पसंद करते हैं, अच्छा मानते हैं, चाहे वॉकिंग के लिए चाहे जिस भी कारण से अच्छा मानते हैं, तो वो अपनी दैनिक क्रिया शुरू कर देते हैं। तो अगर टाइम के हिसाब से, टाइम अलग अलग लोकल टाइम के हिसाब से किया जाएगा तो कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस कारण से किया गया इस चीज को न ऐसी परेशानी आने पाए, तो कहा गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि एक इन दोनों के लगभग मध्य से गुजरने वाली एक रेखा को, जिसको जो मान था उसका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक मध्य से गुजरने वाली रेखा को कहा गया कि इस स्थान पर जो समय हो रहा होगा वो हम ऑल इंडिया रेडियो द्वारा या जो भी सरकारी एजेंसी हैं, इस तरीके की न्यूज एजेंसी या सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो भी माध्यम है, उस माध्यम से इसको क्या है पूरे देश में हम प्रसारित कर देंगे, और सभी लोग, ये अरुणाचल प्रदेश वाले लोग भी और गुजरात वाले लोग भी, इसी टाइम को अपनी घड़ी में सेट कर लें, इसी टाइम को सेट कर लें, और इस जब टाइम को सेट कर लेंगे तो सभी लोगों के, भारत के सभी नागरिकों की घड़ियों में वही समय बताएगा। इनके लिए भी 5 बजा, इनके लिए भी 5 बजा।
यहाँ जो है उनके लिए भी 5 बजा, यहाँ जो है उनके लिए भी, सबके घड़ी में 5 ही बज रहा है। ठीक है। हाँ, ये परेशानी जरूर, परेशानी क्या हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत एक आ जरूर सकती है, क्या कि यहाँ पर जो है, यहाँ सूर्यास्त बाद में होगा। जब सूर्योदय बाद में हो रहा है तो सूर्यास्त भी बाद में होगा, क्योंकि वो 24 घंटा तो 12 घंटे का तो समय लेगी ही ना। अगर मान लीजिए कि दिन और रात बराबर हैं, ऐसी स्थिति में हम एक काल्पनिक वो कर रहे हैं कि वो 12 घंटे का तो समय पृथ्वी उतना घूमने में लेगी ही ना। तो यहाँ अगर सूर्योदय बाद में हो रहा है तो सूर्यास्त भी बाद में होगा। ठीक है। तो इनका ऑफिस बंद होने के बाद भी अभी जो है दिन ढला नहीं रहेगा, और इनके ऑफिस बंद होने के समय तक यहाँ सूर्यास्त भी पहले हो गया। तो अभी इनका जो है 4 बजे अगर ऑफिस बंद हुआ, उसके थोड़ी देर बाद सूर्यास्त हो गया। मान लीजिए 5 बजे अगर सूर्यास्त हो रहा है, इनका थोड़ी देर बाद सूर्यास्त हो गया, और इनका 4 बजे जब बंद हुआ, तो ऐसी स्थिति में अभी इनका थोड़ी देर बाद, क्योंकि घड़ी का समय तो इनका एक ही है, तो इनका थोड़ी देर बाद इनको कुछ एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा घूमने फिरने के लिए। कभी आप बहुत लोग होंगे, आप लोगों के परिचित में, आप कभी यहाँ दिल्ली में या यहाँ आसपास में, यूपी में, पूर्वी यूपी में या बिहार में या जहाँ कहीं भी हो, आप कभी वो करने की कोशिश कीजिएगा। या फिर गुजरात या राजस्थान साइड में अगर लोग हैं, इधर उनका कोई परिचित है, तो उनसे बात करके देखिएगा। आप देखिएगा कि 4 बजे 5 बजे जब आप अभी बड़े रिलैक्स होकर घूम रहे हैं कि अभी बहुत उजाला है, इनसे जरा बात करके देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश वाले ये तो कहे यार अंधेरा हो गया, अब चल रहे हैं घर। ये अंतर बस होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो उसमें थोड़ा सा अवधि क्या कहेंगे, दिन की अवधि नहीं कहेंगे, मतलब ये कि उजाला वाला पोर्शन जो है वो, उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन घड़ी की समय में, घड़ी के समय में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से वो तय किया जाता है कि यहाँ पर जो लोग शिक्षित हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो इस हिसाब से कर भी लेंगे कि अरे चलो ये लोग जो है जल्दी थोड़ा ऑफिस ऐसे चले जाएंगे, इनके हिसाब से जल्दी चले जाएंगे, जा तो ये भी उसी समय पे रहेंगे, लेकिन इनके हिसाब से कि वहां थोड़ा रात्रि हो चुकी होगी या रात्रि होने वाली होगी या थोड़ी देर बाद हो जाएगी, तो उस हिसाब से ये जो है इनसे डीलिंग करेंगे। ठीक है। इनको मालूम है, ये लोग आपस में अगर बात करते हैं रेगुलर तो ये जी, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय देशांतर रेखा घोषित कर दिया गया है। यहीं से जो है पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। ये चीज, इसमें एक और चीज, एक चीज वो पिछली बार भी मैंने बताया ही था कि अगर लंदन और भारत के बीच समय का निर्धारण करना हो, लंदन और भारत के बीच समय का निर्धारण करना हो, तो आप देख लीजिए वो लंदन, ये लंदन या इंग्लैंड उसको कहिए, देश कहिए, शहर के क्यों बात करें, इंग्लैंड और भारत के बीच समय का निर्धारण करना हो तो इंग्लैंड 0 डिग्री देशांतर पर, भारत 82.5 डिग्री देशांतर पर। ठीक है। दोनों, अरे ये तो 0 है, इसको पूर्वी या पश्चिमी कुछ नहीं कहेंगे, ये जो है पूर्वी देशांतर है। दोनों के बीच अंतर कितना हुआ, 82.5, 82.5 में 4 का गुणा कीजिए, ये 330 आएगा, 330 में 60 का भाग दीजिए, 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे अंतर है। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, अब आप सारे देशों का मानक समय देशांतर मान तो जान नहीं रहे, आप सिर्फ इंडिया का जान रहे हैं कि इंडिया जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसका है। अब कोई पूछ दे पाकिस्तान का क्या है, तो पाकिस्तान वाला मुझे तो नहीं मालूम, हो सकता है किसी को याद हो, तुम नहीं जानते हैं, वो याद करने कोई मतलब ही नहीं। बांग्लादेश का क्या है, अब देखिए बांग्लादेश का देखा जाए तो भारत जितने देशांतर में विस्तृत है उसी बीच में कहीं बांग्लादेश भी, लेकिन हर देश अपना एक अलग कर लेता है। और ये ध्यान दीजिए कि 15 देशांतर, 1 घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर तय करती है, 1 घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर तय करती है।
तो कई देश ऐसे हैं जिनका देशांतरीय विस्तार 15 से कम है। इस कारण से क्या किया गया है, कई देश, छोटे मोटे देश ऐसे हैं, इस कारण से ये क्या किया गया है कि सारे देश जो है, जो अगल बगल के पड़ोसी देश हैं, वो अपना जो मानक समय देशांतर रेखा तय करेंगे, वो बगल वाले देश से, अगर छोटे मोटे देश हैं, उतना समय नहीं है, तो कम से कम 7.5 डिग्री, इसका ठीक आधा, यानी आधे घंटे, 7.5 डिग्री देशांतर का अंतर करके ही करेंगे। ठीक, तो अब आप देखिए, उस हिसाब से अगर आप देखिए तो भारत और बांग्लादेश के समय में कितना अंतर है, आधे घंटे का अंतर है। भारत और पाकिस्तान के समय में कितने देर का अंतर है, आधे घंटे का अंतर है। तो इस हिसाब से आप देशांतर मान उनका बता सकते हैं। ये 82.5 है, इनका 90 हो जाएगा, और ये 75 हो जाएगा। इस तरीके से आप अगल बगल के देशों का तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि सारे देशों का वो है। कोई जरूरी नहीं है कि ये उसके बगल वाला देश भी जो है यही 7.5 का ही अंतर रखे, लेकिन या तो 7.5 या 15 का अंतर रखेगा। इस हिसाब से ये देशांतर मान है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर किसी देश का देशांतर मान उसने बता दिया, मानक समय देशांतर रेखा, कि देश ए की मानक समय देशांतर रेखा मान लीजिए 90 डिग्री पूर्वी है, ठीक है, और देश बी की मानक समय देशांतर रेखा 75 डिग्री पूर्वी है, 75 डिग्री पूर्वी, ठीक है। यदि देश ए में सुबह के 9 बज रहे हैं, तो देश बी में क्या समय हो रहा होगा? यहाँ क्या करना है कि पहले जो है ये ध्यान देना है कि किसका समय आगे होगा। तो ए का समय आगे होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जो पूर्वी देशांतर है में देश या स्थित है या स्थान स्थित है, उसका समय अगर दोनों पूर्वी देशांतर में है तो जिसका मान अधिक होगा उसका समय आगे होगा। 75 और 90 में 90 अधिक है, इसका समय आगे होगा, यानी यहाँ सूर्योदय पहले होगा, ठीक है, यहाँ सूर्योदय बाद में होगा। तो आगे हम लिख दे रहे हैं यहीं पर, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, इसका समय आगे है, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर निकाले, 15 आया, लेती है 1 घंटे का समय लेती है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर सुबह का 9 बज रहा है, तो यहाँ पर बाद में 9 बजेगा, यानी इसका समय पीछे। अभी यहाँ 8 ही बज रहा होगा, इसमें से यहाँ जो समय हो रहा है उसमें से 1 घंटा घटा देंगे, इसका समय बता देगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने सूर्योदय वाला बता दिया, तो सूर्योदय में ये ध्यान दीजिएगा कि भारत के संदर्भ में भी एक बार कहीं पूछ चुका है। भारत के संदर्भ में भी किसी एग्जाम में पूछा था कि इस स्थान पे सूर्योदय इतने सूर्योदय किस समय होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें दिमाग रखिएगा, बस देशांतरों का अंतर निकाल लेना है और ये देख लेना है कि जो किसका देशांतर मान, किस स्थान का देशांतर मान अधिक है। जिसका देशांतर मान अधिक होगा वहां पर सूर्योदय पहले होगा, जिसका देशांतर मान कम होगा वहां पर सूर्योदय बाद में होगा। ये ध्यान देना है। अगर दोनों स्थान पूर्वी देशांतर में हैं तो, जैसे भारत पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर दोनों स्थान पश्चिमी देशांतर में है तो जिसका देशांतर मान कम होगा वहां पर सूर्योदय पहले होगा, और जिसका देशांतर मान अधिक होगा वहां पर सूर्योदय बाद में होगा, ठीक है। समय अगर पूछ देता है कितनी देर बाद होगा, ठीक है, यहाँ पर सूर्योदय कितनी देर बाद होगा, ये मान लीजिए दे दिया, ये तो क्लियर हो गया कि भारत है तो यहाँ सूर्योदय पहले होगा, यहाँ बाद में होगा। अब आगे पीछे वाली बात यहाँ पर है ही नहीं है। कितनी देर बाद होगा, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, उसमें 4 का गुणा कर दीजिए,
जितने मिनट आ जाए उसको अगर घंटे में चेंज करना है तो घंटे में चेंज कर लीजिए, नहीं मिनट में ऑप्शन दिया है तो मिनट में ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सारा कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो ये देशांतरों के संबंध में हो गया। तो ये भारत में इस तरीके से आप समय का वो कर सकते हैं। कई बार जो है क्वेश्चन पूछ देता है इस तरीके से कि केवल गेस कर, आपको गेस करना है। हर स्थान का आप देशांतर मान, भारत में ही हर स्थान का देशांतर मान नहीं जानते हैं, लेकिन वो ऐसा ऑप्शन देता है ना कि गेस कर सकते हैं आप। गेस कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए अभी ऐसे ही, अब फिर वैसे नहीं बना रहे हैं, जो भी मान लीजिए ये देशांतर रेखा है, ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है। अगर आपसे एग्जैक्ट, वो तो एग्जैक्ट जानता है कि कौन सा स्थान किस देशांतर पे है, क्योंकि उनके पास तमाम सारे माध्यम रहते हैं जिससे वो जान सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। आप देखिए मोबाइल वगैरह में भी जो है आप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके वो एक ऑप्शन आता है कि एकदम एग्जैक्ट प्लेस का वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता देता है, ठीक है। तो वो तो जानते हैं। वो मान लीजिए कह दिया कि निम्न में से कौन सा स्थान, ये दे दिया कि 87 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ इस तरीके से दे दिया तब तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल तो आपका एग्जाम में रहता नहीं है। आप ये कैसे एक एक स्थान का कैसे याद करेंगे, लेकिन ऐसा ऑप्शन देगा ही नहीं। वो आपसे सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप एक्चुअल इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि नहीं। तो आप ये जान जाइए कि 87 पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है इसके आगे ही कहीं होगा, क्योंकि 82, 83, 84, 85 इस तरीके से करते करते 180 तक गया है। 3 स्थान इधर का देगा कोई, मान लीजिए जयपुर दे दिया, नागपुर दे दिया, या मान लीजिए नागपुर भी कंफ्यूजन हो जाए, अगर ये दे दिया आपका मुंबई दे दिया, और एक कोई और स्थान इस तरीके से दे दिया, तो आप जानते हैं कि ये तीनों स्थान इसके पश्चिम में ही स्थित है, ठीक है। इसके पश्चिम में स्थित है इस रेखा के। तो जाहिर सी बात है कि इनका मान कम होगा, 82 से कम होगा। और पूछ क्या रहा है, 87, 90, 96, 95, ठीक है, यानी 97 डिग्री से जो इधर ही है, क्योंकि भारत का जो है 97 डिग्री कुछ मिनट जो देशांतरी विस्तार है उससे पूर्व आप जाएंगे तो वो तो भारतीय क्षेत्र होगा नहीं, क्योंकि सबसे पूर्वी बिंदु वही है, तो वो भारतीय क्षेत्र होगा नहीं। तो इस तरीके से भी अगर पूछ देता है तो आप जो है इस आधार पे, अगर ये मान आपको याद है 68 डिग्री, 97 डिग्री ये याद है, इन दो, और ये बीच में 82.5 डिग्री, इन दोनों के हिसाब से आप एक कैलकुलेशन क्या गेस करके बता सकते हैं कि यही वाला स्थान होगा, ठीक है। हो सकता है कि दोनों इसी साइड का दे दे, लेकिन एक एकदम जो है ये अरुणाचल प्रदेश का कोई स्थान दे दे, फेमस स्थान जो जानते हैं आप, या मणिपुर दे दे। अब मणिपुर 87 होने के चांसेस कम है, आप गेस करेंगे, क्योंकि ये 82 है तो यही कहीं 87 होगा। ये तो एकदम जो है 90 से एबव हो जाएगा, 95, 92, 93 इस तरीके से होगा, क्योंकि ये 97 के आसपास है। तो एक गेस आप कर सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ गेस किया जाता है, वो क्वेश्चन उसी हिसाब से देंगे कि गेस आपका गलत ना होने पाए। लेकिन हाँ, गेस भी करेंगे तो ये सारी चीजें अगर आप जानते रहेंगे, कॉन्सेप्ट ये जानते रहेंगे, देशांतर रेखाओं का, मानक समय देशांतर रेखा का, ये चीजें जानते रहेंगे, तभी वो गेस भी कर पाएंगे। एक चीज और ये ध्यान दीजिएगा कि ये पुराना फैक्ट है कि वो इलाहाबाद के नैनी से होकर, और ये आप कभी सर्च भी कीजिएगा, उसमें भी है कि
जो ये मानक समय देशांतर रेखा है, ये मिर्जापुर में एक अमरावती चौक है, अमरावती चौक या अमरावती चौराहा या अमरावती चौक करके है, वहां पर ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का एक वो भी लगा है। आप देखिए उस चौराहे पे पूरा ऐसे घड़ी टाइप में ऐसे बड़ा सा एक बोर्ड भी लगाया गया है, मानक समय देशांतर रेखा वहीं से उस चौराहे से होके गुजरती है। तो एक बार कहीं क्वेश्चन भी पूछा था कि मिर्जापुर, नैनी वाला मेरे दिमाग में आया था, उसमें ऑप्शन मिर्जापुर दिया था। तो ये याद रखिएगा, मिर्जापुर के अमरावती चौक से होकर गुजरती है। और आप अगर इसको वो करना हो तो कभी सर्च कीजिए, इसमें समय मिले तो जसबाद ही क्लास के जसबाद आप सर्च कीजिएगा, उस अमरावती चौक का वो देगा। और इसी तरीके का एक बोर्ड भी लगा है वहां पे IST का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला, ये बोर्ड भी लगा है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अमरावती चौक मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो ये अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनके बारे में मैंने जो भी फैक्ट्स थे, अगर कुछ छूटा हो तो देखेंगे, अगर भविष्य में कुछ अगर सामने आएगा जो मुझे लगेगा कि छूट गया है, उसे बता देना चाहिए, तो भविष्य में भी किसी टाइम बीच में ही उसको भी बता देंगे। तो देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के आधार पर समय का निर्धारण, देशांतर रेखाओं का ये प्रति देशांतर रेखाएं जिनको एंटी मेरिडियन कहा जाता है, वो भी एक फैक्ट है एंटीपोड का, लेकिन एंटीपोड जनरली किसी एग्जाम में पूछा नहीं है। एंटीपोड वैसे हम आइडिया बता दे रहे हैं, हालांकि कभी पूछा हम एग्जाम में देखे नहीं हैं। एंटीपोड क्या होता है कि ये बिंदु अगर है तो ये कोई अक्षांश है और ये कोई देशांतर है, दोनों का ये कटान बिंदु है। अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किसी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन बताया जाता है। इस स्थान से पृथ्वी के केंद्र से होते हुए ठीक पीछे, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई बॉल है और उसका केंद्र आपको मालूम है, यहाँ से कोई चीज चुभोए इस पॉइंट से, और वो उसके केंद्र से होते हुए धरातल पे फिर कहाँ किस स्थान पे निकलेगा, ये इस स्थान को, इस स्थान ए अगर है, स्थान बी ये है, तो स्थान ए का एंटीपोड ये होगा। ठीक है, ये एंटीपोड नाम दिया गया, एक्चुअली ये एंटीपोड एक द्वीप ही है जो इंग्लैंड का जो अक्षांश और देशांतर है वहां के ठीक पीछे, जैसे बॉल में अगर एक सुई चुभोया जाए एकदम मध्य से केंद्र से होते हुए, तो वो कहाँ पे निकलेगा, वहीं से वो उसी बिंदु पर एक द्वीप है, उस द्वीप को नाम ही दे दिया गया एंटीपोड द्वीप। आइलैंड, एंटीपोड द्वीप, वो स्थान है। तो एंटीपोड जनरली पूछा नहीं है, इसलिए उससे हम बहुत वो नहीं किए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यही चीज है एंटीपोड, वो पूछेगा नहीं। अब इन सब के बाद जो चीज आती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो मेरे ख्याल से समय भी है, चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर देखा जाए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा जाए तो वैसे सामान्य रूप से इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके रासायनिक संरचना के आधार, रासायनिक संगठन के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे ऊपरी भाग कहा जाता है सियाल,
सामान्य रूप से ऐसे ही लिख दिया जाता है, SIAL। बीच वाले भाग को कहा जाता है सीमा, और सबसे जो कोर भाग है, केंद्रीय भाग है, उसको कहा जाता है निफे। निफे। तो ये जो सियाल नाम दिया गया है, इस जो ऊपरी भाग है इसमें जो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इन दोनों की पर्याप्त मात्रा इसमें मौजूद है। इस कारण से इसे नाम दे दिया गया है सियाल। और दूसरा है सीमा। सीमा है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सीमा। और तीसरा है निफे, जो निकिल प्लस आयरन। आयरन का आप जानते हैं फेरियम, ये संकेत होता है। तो ये जो है इस आधार पे इसका विभाजन किया गया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों इसकी अपेक्षा, मैग्नीशियम की अपेक्षा, ये हल्की कहते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी आप जानते ही हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो शुरू में पृथ्वी जो है गैसीय अवस्था में थी, बहुत गर्म थी, और धीरे धीरे अपने घूर्णन के कारण, लगातार घूर्णन के कारण वो धीरे धीरे संकुचित होती गई, और उस घूर्णन के कारण जो भारी तत्व थे वो केंद्रीय भाग में आ गए और उससे हल्के तत्व बाहर की ओर रहे। तो आप देखेंगे कि इस जो इनकी संरचना है, उस हिसाब से भी आप देखेंगे इस बात की पुष्टि होती है। जो निकिल और आयरन वाले जो तत्व हैं, भारी तत्व हैं, ये देखिए कोर भाग में स्थित है। ठीक। दूसरी चीज मैग्नीशियम, सिलिका तो खैर इसमें भी है। मैग्नीशियम इन जो है इससे थोड़ा हल्का है, तो ये इस वाले पोर्शन में, और इन सबसे हल्का जो है ये है सियाल, वो सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। ठीक है। तो ये जो है इसकी ये संरचना हो गई। इसके बाद जिसे हमने जो है सियाल नाम दिया था, इसे सीमा नाम दिया था, और इसे निफे नाम दिया था, इसे जो है बाद में और अध्ययन किया गया और दूसरे तरीके से वर्गीकरण किया गया, तो इसको नाम दिया गया क्रस्ट। क्रस्ट नाम दिया गया। इसे नाम दिया गया मेंटल, और इसे नाम दिया गया कोर, केंद्रीय भाग का, इसे कोर नाम दिया गया। तो इस आधार पर भी जो है इस तरीके से विभाजन भी किया गया है। इसमें एक और चीज नेक्स्ट इसमें होगा तो बता दिया है, इसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, पेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर। ठीक है। इस तरीके से जो है ये इस आधार पर भी इसको विभाजन किया गया है। ये क्रस्ट वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, इनके घनत्व की जहां तक बात है, ये किस आधार पे फिर उसको डिसाइड किया गया? भूकंपीय तरंगों के आधार पे। भूकंपीय तरंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर ये चीज बताएंगे कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे तथा एल तरंगे। ठीक है। तो उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। कुछ तरंगे केवल जो है ठोस में संचरित होती हैं, कुछ द्रव और ठोस में दोनों में संचरित होती हैं। इस तरीके से अलग अलग क्वालिटी होती है, और उन्हीं तरंगों के आधार पर ही ये सारा निर्धारण किया गया है कि किसका कितना घनत्व है
किस पोर्शन का, क्रस्ट वाले पोर्शन का, फिर ये वाले पोर्शन का। और ये इस घनत्व की चीजें, जैसे मान लीजिए कहीं द्रव अगर आ गया और जो तरंगे द्रव में संचरित नहीं होती हैं, यहाँ से डाइवर्ट हो जाती हैं, इसका मतलब, तो इस आधार पर निर्धारित किया गया कि इतनी गहराई के बाद जो है पृथ्वी का भाग लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये घनत्व का भी निर्धारण किया गया, घनत्व कैसे क्या है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से ऐसे हम फिगर बनाएंगे। तो अगर ये वाला पोर्शन ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट और ये जो मेंटिल अभी मैंने नाम दिया, क्रस्ट, मेंटिल और कोर, क्रोड या कोर कहा जाता है, क्रोड का। इन दोनों के बीच में ये ध्यान दीजिए कि एक परत पाई जाती है, उसको जो है असंबद्धता भी कहा जाता है। और वो किस कारण से है? इन दोनों के बीच में, इन तीनों की जो गतियों में है, पृथ्वी की गतियों में, इन तीनों की गतियों में अंतर है, इन तीनों पोर्शन की गतियों में। इस कारण से यहाँ पर जो है घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और यहाँ पर एक असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता का मतलब कि जैसे जैसे आप एक चीज जानते हैं कि जैसे जैसे आप पृथ्वी में धरातल से नीचे जाते हैं, धीरे धीरे तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है, और घनत्व भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर ये जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है, और इसी कारण से इसको असंबद्धता नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक असंबद्धता पाई जाती है, और जब आप फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर एक कंटिन्यूटी शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है। ये दोनों चीजें भी नेक्स्ट उसमें जब चर्चा करेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। ठीक, और ये होता क्यों है? बस मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों जो स्तर हैं पृथ्वी के, ये तीन भागों में जो बांटा गया है, इसी आधार पर बांटा भी गया कि इन तीनों की गतियों में अंतर होता है। इस कारण से यहाँ पर इस क्षेत्र में फ्रिक्शन होता है, और ये क्रमशः ये दो असंबद्धता पाई जाती है। गहराई के बारे में भी उसमें बता देंगे कि कितनी गहराई तक ये पाया जाता है, फिर उसके बाद कितनी गहराई तक ये, उसके बाद कितनी गहराई ये, इसका कितना वो है गहराई। ठीक है, ये चीज। एक और चीज कौन सा दिमाग में आ रहा था? तापमान और घनत्व बढ़ता ही जाता है, ये चीज बता ही दिया हम आपको। ठीक है, तो ये उसमें आप देखेंगे कि ये जो मैंने जो बताया कि ये ट्रेंड ये चेंज होता जाता है, कि जैसे मान लीजिए गहराई जैसे जैसे गए, गहराई के साथ जो है टेम्परेचर बढ़ता गया, और टेम्परेचर जब बढ़ता गया, और फिर यहाँ पर भी क्रमशः ये बढ़ते जाना चाहिए। एकदम से आप देखेंगे कि जिस दर से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ता है, जिस दर से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ता है, आप मेंटिल में जब आएंगे तो उस दर से यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जिस दर से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ता है, अगर उसी दर से एकदम कंटिन्यू क्रोड तक जो है, इसके केंद्रीय भाग तक वैसे ही उसी दर से टेम्परेचर बढ़ता रहता, तो इसका टेम्परेचर और भी अधिक होता है। जितना है 4300 कुछ डिग्री सेल्सियस, उससे भी अधिक इसका टेम्परेचर रहता है, लगभग 6000 से ऊपर डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जिस दर से बढ़ता है, यहाँ पर एक असंबद्धता पाई जाती है, उसके कारण जो है टेम्परेचर फिर थोड़ा सा
वो उसमें अनियमितता आ जाती है और यहाँ के बाद इस टेम्परेचर के बढ़ने की दर कम हो जाती है। ये जो है सर 1 मिनट बचा है सर। ये जो दर है, ठीक है, ठीक। ये टेम्परेचर बढ़ने की दर अधिक है, तापमान अधिक है और यहाँ पर तापमान बढ़ने की दर कम है। वृद्धि तो हो ही रही है, तापमान बढ़ने की दर कम है और यहाँ पर जाके तो टेम्परेचर बहुत अधिक हो ही जाता है। ठीक है, तो इसको ये रखिएगा, मेन फोकस इस में था ही